अगर जुल्म पे कंप्रोमाइज़ किया तो वो जुल्म सिर्फ किसी और पे नहीं रुकेगा, आप पे भी आएगा। आज आए जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल में आजकल क्या हो रहा है और जेनिन रेफ्यूजी कैंप का मसला आखिर है क्या। 2 रोज़ तक इसराइली फ़ौज शुमाली मगरिब किनारे जेनिन रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाती रही और इन हमलों ने 2002 की इसराइली जारियत की याद ताज़ा कर दी। मंजर कुछ ऐसे थे कि इमारतों से धुआं उठ रहा था, फ़लस्तीनी नौजवान टायर जलाकर एहतजाज कर रहे थे, सरों के ऊपर से ड्रोन घूम रहे थे और ज़ख्मियों से भरी एम्बुलेंसेस के सायरन से पूरा इलाका गूंज रहा था। 12 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। पनाहगज़ीन की कैंप्स बुलडोज़र से मुस्मार कर दी गई, जो कि तकरीबन 23,600 घरों पर मुश्तमिल हैं। आइए बात करते हैं इस हालिया किए गए हमलों में क्या इसराइल अपने फ़ौजी मकासद को पूरा करने में कामयाब हुआ या नहीं। हमेशा की तरह इसराइली फ़ौज चीखती हुई वापस चली गई कि जेनिन में हमारे साथ दहशतगर्दी हुई है, पर फ़लस्तीनियों के लिए जेनिन एक मज़ामती किला बन चुका है। वहाँ के नौजवानों के हथियार उठाने की वजह से इसराइली फ़ौज को सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ गया। यहूदी आबादकारी के हिमायती उन नौजवानों के निशाने पर रहे। वहाँ के एक्टिविस्ट का कहना है कि इसराइल हमेशा इसी तरह कत्लेआम, ताकत के ज़ोर पर धमकाना और कब्ज़े करने के लिए भरपूर हरबे आजमाता रहा है, पर तारीख में ऐसा जब भी हुआ है फ़लस्तीनी और ज़्यादा पुरज़म हुए हैं। अब बात करते हैं वहाँ पे जारी मज़ाहमत की। जेनिन पनाहगज़ीन कैंप में कुछ आर्म्ड ब्रिगेड्स बन चुकी हैं, जिनमें सर फहरिस्त अल अक्सा मार्टर्स, जो कि वहाँ की सियासी पार्टी अल फतह से मुंसलिक है, और दूसरे नंबर पर जेनिन बटालियन के नाम से जाने वाली मज़ामती तंजीम है। जेनिन इसराइल के लिए हमेशा गले में फंसने वाले कांटे की तरह रहा है। बड़ी काविशों के बावजूद वो इस इलाके में अपना राज नहीं कायम कर सका। वहाँ के एक्टिविस्ट का कहना है कि जब भी जेनिन की बात आती है तो जेनिन के लोगों के साथ पूरा मुल्क खड़ा हो जाता है। वहाँ एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी है, जो कि कहा जा रहा है कि इसराइल का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप है। उसने भी अपनी साख को वहाँ पे बुरे तरीके से मुतासिर किया है। इसमें बड़ा हाथ उन मज़ामती ब्रिगेड्स का है। फ़लस्तीनी अवाम समझ चुकी है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी इसराइली गवर्नमेंट का एक जुज़ है, और हाल ही के इसराइल की तरफ से किए गए हमलों में इसराइल को इतना कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए कायम की गई रेफ्यूजी कैंप का भी बुरा हाल कर दिया। एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक इसराइली फ़ौज कभी भी आसानी से जीत नहीं सकती, इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाती है और पूरी एक नस्ल को जहनी दबाव में रखना चाहती है, जो कि पहले से ही जहनी दबाव का शिकार है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जेनिन हमेशा इसराइल के लिए गले में फंसे कांटे की तरह है। 2002 में इसराइली फ़ौज ने 11 दिन का ऑपरेशन किया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इलाके का हिस्सा तबाह कर दिया और 52 फ़लस्तीनियन मारे गए और इसराइल के अपने 23 फ़ौजी भी मारे गए। 20 साल बाद फिर से इसराइल ने इस इलाके पे हमला किया, पर वो कोई भी कामयाबी हासिल ना कर सका, क्योंकि जो फ़लस्तीनी जंगजू हैं उनका किसी भी एक ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं और वो फैले हुए रहते हैं गोरिल्ला वारफेयर की तरह। पिछले महीने होने वाले इसराइल की तरफ से एक रेड को इसराइली फ़ोर्स ने एक रूटीन का हिस्सा समझा, पर फ़लस्तीनी मज़ामतकारों की तरफ से किए जाने वाले एक्सप्लोजिव डिवाइस के ज़रिए उनकी एक लड़ाका गाड़ी को उड़ा देना इसराइल के लिए हैरानकुन साबित हुआ। साथ साथ इसराइल के काफ़ी शहरों में रॉकेटों से हमला भी किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़लस्तीनी लड़ाका नौजवान किसी भी हद तक जाने से नहीं डरते। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि हाल ही में होने वाले जेनिन रेफ्यूजी कैंप पे रेड का एक मकसद जेनिन को दूसरे फ़लस्तीनी इलाकों से अलग करके वहाँ हुकूमत करने की एक कोशिश है। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसराइल सिर्फ तबाही चाहता है। अब इसराइल क्या चाहता है, लेकिन इस हालात में भी इसराइल के लोग रोड पे आए हुए हैं। जेनिन में चलने वाली जंग के खिलाफ नहीं, बल्कि तल अवीव शहर के पुलिस चीफ एमी अशद की फोर्स्ड रेजिग्नेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और जमहूरियत के हक में नारे लगाए। अशद का कहना है कि नेतन्याहू हुकूमत का मुझ पर बहुत दबाव था कि मैं सख्ती करूं और हाल ही में जुडिशल रिफॉर्म्स के खिलाफ जो एहतजाज चले थे उनको क्रश करूं। जब मैंने ये नहीं किया तो मुझसे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन दिलवाई गई। वो जुडिशल रिफॉर्म्स असल में बकौल नेतन्याहू के
बहुत ही ज़रूरी थे ताकि वो सियासतदानों और जजेस के दरमियान पावर्स को बैलेंस कर सके। इसराइली गवर्नमेंट को मसला यही है कि जुडिशरी गवर्नमेंट के डोमेन में मुदाखलत ज़्यादा कर रही है, इसलिए पावर्स भी कम किए जाएंगे और जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में भी गवर्नमेंट का हिस्सा ज़्यादा किया जाएगा। लेकिन आज नेतन्याहू ने ब्रेक लगा ली और इस जुडिशल ओवरहॉल से अभी तक के लिए हाथ उठा लिए हैं क्योंकि अवाम ने नहीं करने दिया। खैर, इसराइली काबीना के सख्त दबाव के बाद बिल आखिर अशद को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा और उसने कहा कि ये सियासी मुदाखलत सबसे बड़ी वजह बनी है मेरे इस फैसले में। अशद का मजीद कहना था कि मैं सियासी लोगों की तरफदारी नहीं कर सकता, वो अक्सर रूस को तोड़ने में आगे आगे रहते हैं। अशद को हटाने में सबसे खासा किरदार बेन गवीर का है, जो कि इसराइल का होम मिनिस्टर है। बेन गवीर उन दिनों में होने वाले मुजाहरों को अपनी मर्जी के मुताबिक हैंडल ना करने की वजह से अशद का तबादला किया था, जिसके बाद इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तबादला किया गया है। अब आते हैं शुरू वाली बात पे। ये इसराइल का मसला नहीं, ये कलेक्टिवली हम सारे इंसानों का मसला है। हम जुल्म इग्नोर करते हैं और जब हमारे ऊपर आती है तो फिर बाकी सब इग्नोर करने लग जाते हैं। जुडिशल रिफॉर्म पे इसराइली बाहर आ गए। जुडिशल रिफॉर्म्स के दौरान पुलिस क्रैकडाउन ना करने वाले पुलिस अफसर के हक में तो बाहर आ गए, लेकिन भूल गए कि जेनिन में क्या हुआ था। कोई एक इसराइली जेनिन पे हमले के अगेंस्ट रोड पे नहीं आया। अब नेतन्याहू गवर्नमेंट वही रिफॉर्म्स वापस लाएगी। पिछली बार तो लोगों को, मुजाहिरों को अशद ने नहीं रोका था, इसलिए गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई रिफॉर्म्स वापस लेने में। इस बार अशद की जगह नेतन्याहू का मनपसंद ऑफिसर होगा, जिसका इसराइली अवाम अगर अब दोबारा लाए गए जुडिशल रिफॉर्म के खिलाफ निकली तो वही हाल होगा जो जेनिन में फ़लस्तीनियों का हुआ है।